जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवैस साहब और ये डीवीएम हैं हमारे 4 साल जूनियर हैं जी 2010 में। हाँ, ठीक है। तो इनसे आज मुझे बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला। तो अक्सर लोग कहते हैं कि आप अपने सेशंस में फैटरिंग के ऊपर बात करें, तो डॉक्टर साहब का फैटरिंग पे बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि फैटरिंग का कारोबार क्या आपको करना चाहिए। फैटरिंग के कारोबार से अगर आप अच्छे पैसे बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, किस सीज़न में फैटनिंग का जानवर लेना चाहिए, कितने वज़न का लेना चाहिए, खुराक कैसी होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में अच्छा, फिर मंडी कौन सी बेहतर है जहाँ पे आपको अच्छा जानवर मिले। जानवर जो है आप जब ख़रीदने मंडी जाते हो तो क्या आपको स्केल पे मेजर करके लेना चाहिए या आपको उसका पुट्ठा लगाना चाहिए। तो ये इसके हमारे टोटल सवालात जो होंगे वो फैटनिंग के ऊपर होंगे। डॉक्टर साहब का माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है इसके ऊपर। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हमें बताइएगा, हमारी ऑडियंस को बताइएगा, कुर्बान मीट्स क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आप वो माइक ना लगाया आप। हाँ बस ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेशन के अंदर ऑडियंस के साथ कुछ वैल्यूएबल टिप्स जो हैं रिगार्डिंग फैटनिंग वो मौका दिया शेयर करने का। तो जो आपका क्वेश्चन है कुर्बान मीट्स के हवाले से, कुर्बान मीट्स बेसिकली एक इनिशिएटिव था जो डॉक्टर मोहम्मद अवैस बिज़ात खुद मैंने डिग्री करने के बाद लिया और उसको अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे लेवल पे मतलब कह लेंगे ग्रो भी करवाया। और ड्यू टू कंट्री पॉलिसीज़ या ड्यू टू कंट्री सिचुएशन अल्टीमेटली उसको गवर्नमेंट करना पड़ा। तो कुर्बान मीट्स एक मीट ट्रेडिंग और मीट के अंदर डील करते हुए नेशनल लेवल पे एक बहुत अच्छा सेटअप था। जी, डॉक्टर साहब जो है फैटनिंग भी खुद भी जो है फार्मिंग करते रहे हैं और डॉक्टर साहब जो हैं ये फैटनिंग जो लोग करते थे उनसे जानवर ख़रीदते भी रहे हैं और डॉक्टर साहब जो हैं ये जो लोग फैटनिंग करना चाहते हैं उनको जानवर भी ख़रीद के जो है वो देते रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है, क्या फैटनिंग जो है एक मुनाफा बख्श कारोबार है? सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। जी सर, बिल्कुल। फैटनिंग जो है एक बहुत मुनाफे बख्श और अच्छा कारोबार है, क्योंकि इसके अंदर डेयरी से अगर इसको रेलिवेंट करें या कंपेयर करें तो डेयरी के अंदर आपकी जो टेंशन है वो दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने मिल्किंग करनी है, उसके बाद उसके साथ साथ फीडिंग करनी है। डेयरी में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि आपको मिल्किंग के लिए उस तरह से एक एफर्ट नहीं करनी पड़ती दिन में 2 से 3 दफ़ा, और आपका जो मिल्क है जो दिन में 2-3 दफ़ा कलेक्ट हो रहा है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसको सेल करने के लिए एक हेक्टिक जो है वो आपको एफर्ट करनी पड़ती है। फैटनिंग में इस तरह से कुछ नहीं होता। फैटनिंग में आपने परचेज़ करना है, परचेज़ करने के बाद एक सेट टेन्योर के लिए आपने उसकी फीडिंग प्लान करनी है। उसके एक आपकी इन्वेस्टमेंट है परचेजिंग के टाइम पे और एक इन्वेस्टमेंट है आपकी जो फीडिंग के, और अल्टीमेटली आपने कलेक्टिवली उसे फ्लॉक को उन एनिमल्स को सेल कर देना है। 2 महीने पालना चाहिए या 3 माह या इससे ज़्यादा? सर डिपेंड करता है कि आप किस मॉडल को लेके चल रहे हैं, आपके पास फीडिंग पैटर्न क्या है। नॉर्मली 2 महीने से लेके 3 महीना जो नॉर्मल है, और इसमें आप अगर बहुत अग्रेसिव फीडिंग पे जा रहे हैं, उसका हाई ड्राई मैटर दे रहे हैं, इनटेक दे रहे हैं, देन आप 60 डेज़ पे उसको वाइंड अप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि आप 10, 15, 20 दिन अगर ऊपर भी जाएँ तो कोई मज़ायका नहीं है। एनिमल अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो इसलिए 90 डेज़ पे भी लोग उसको ले जाते हैं। जी जी, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मुनाफा बख्श कारोबार है। डॉक्टर साहब आजकल की जो सिचुएशन चल रही है, डॉलर का बड़ा फ्लक्चुएशन है। डेयरी में लोग बड़े परेशान पिछले दिनों में रहे हैं, अभी भी कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रगलिंग फेज से निकल चुके हैं। फैटनिंग को लेकर कितना को इफेक्ट हुआ है? ये हमारी जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, जो महंगाई की एक वेव आई है, तो कितना को इफेक्ट किया है? डॉलर की प्राइस ने कितना को इफेक्ट किया है इस बिजनेस को? सर इसमें थोड़ा सा सिनेरियो रिवर्स है, डिफरेंट भी है और रिवर्स भी है। रिवर्स इस तरह से कि जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट है आप मोस्टली उसको सेल कर रहे होते हैं, बेस्ट जो ऑप्शन सेल करने का वो एक्सपोर्टर के पास है। आप प्रोसेसर के पास जाते हैं या एक्सपोर्टर के पास जाते हैं, स्लॉटर हाउस है उसके पास जाते हैं, तो वो आगे सेल उसको एक्सपोर्ट कर रहा होता है। जैसे डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो उसकी प्राइस उसको अच्छी पेमेंट मिल रही होती है, तो अल्टीमेटली वो आपको अच्छी पेमेंट देता है।
तो इस वजह से अगर इसको देखें कि सेल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉलर अगर ऊपर जाएगा तो आपको अच्छी प्राइस मिलेगी। अगर आप इसकी इनपुट के ऊपर जाते हैं कि जो आपको उसको फीडिंग दे रहे हैं या एनिमल परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा इसमें सिनेरियो चेंज है कि जैसे महंगाई होती है तो आपकी इनपुट कॉस्ट जो बढ़ जाती है। बट ये इतना एडवर्सली इफेक्ट नहीं होता सेगमेंट जो फैटनिंग वाला है विद द करंट इन्फ्लेशन और जो डॉलर की इन्फ्लेशन उस हवाले से, वहाँ पे अल्टीमेट फार्मर जो है, प्रोड्यूसर जो है, उसको बेनिफिट मिल रहा होता है इसका। सिंपल सी बात ये है जी, आप डेयरी फार्मिंग में हैं, आप दूध पैदा कर रहे हैं, दूध आपने इधर पाकिस्तान में सेल करना है। आपकी इनपुट प्राइसेस जो हैं, जिसमें वनडे की मेजर आइटम्स कैनोला मील है, सोयाबीन मील है, बाईपास फैट सप्लीमेंट्स की बात कर लें, मिनरल देख लें, यीस्ट, टॉक्सिन बाइंडर, इवन के डीसीपी तक, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। डॉलर ऊपर जाता है, सब कुछ महंगा हो जाता है, तो दूध पैदा करने के लिए जो कॉस्ट है हमारी वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब दूध मार्केट में सेल करने की बारी आती है तो फिर 90% फार्मर्स को पूरा रेट नहीं मिलता, जिसकी वजह से लोग जो हैं परेशानी का काफ़ी शिकार रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि चूंकि डॉलर बढ़ गया, उससे डेफिनेटली हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई। जहाँ पे पहले आपकी डेली कॉस्ट मिसाल के तौर पे 400 पर डे आ रही थी, वहाँ पे 500 आ रही होगी। तो दूसरा एज ये भी है कि अगर आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, जानवर को की पलाई बढ़ गई है, तो उधर से स्लाटर हाउस का रेट भी बढ़ गया, क्योंकि वो डॉलर्स में आगे सेल करते हैं। तो उन्होंने स्लाटर हाउस का जो रेट है वो बेहतर कर दिया है। मुझे याद पड़ता है डॉक्टर साहब, आज से साल को पहले कुछ 650-700 रुपये रेट होता है। हाँ जी, आज क्या रेट चल रहा है अंदाजा? इस टाइम 1000 रुपया क्रॉस कर चुका है और 1050, 1060 रुपए तक यहाँ पे एवरेज जो रेट मिल रहा है पर आप केजी। देखें ना कि कहाँ पे 700 रेट था साल 1.5 साल पहले, और आज उनके डॉलर ऊपर चला गया तो रेट 1000 क्रॉस कर गया। तो इसलिए जो है इस बिजनेस में ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ी फार्मर्स को, क्योंकि उनको रेट जो है स्लॉटर हाउस की तरफ से जो है वो अच्छा मिल रहा है। डॉक्टर साहब, मिनिमम कितने जानवरों से स्टार्ट लिया जा सकता है? आप समझते हैं कि यार इतने जानवर तो होने चाहिए, अदरवाइज जो है ना नहीं करना चाहिए? सर, इसमें एक हम फ्लॉक का अंदाज़ा लगाते हैं कि जब आप परचेजिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट जो ट्रांसपोर्ट की या बाकी सारे एनिमल्स को हैंडल करने की, वो एक गाड़ी जो है बड़ी ना, जिसको हम मजदा बोलते हैं, 20 फुटा या 22 फुटा, उसके ऊपर जितने एनिमल्स आप कैरी कर सकें वो आपका एक फ्लॉक होना चाहिए। इसी तरह से जब आप उसको सेल करने के लिए लेके जाएंगे तो अगर 2 गाड़ियों पे 2 डिफरेंट ट्रांसपोर्ट अरेंज करेंगे तो वहाँ पे भी कॉस्ट ऐड होती है। तो एक मस्जिद में अंदाजन कितने जानवर आ जाते हैं? इसमें हमारे जो सबसे बड़ा मस्जिद है उसमें 16 से 20 जानवर जो है वो आप आसानी से लोड कर सकते हैं। मतलब तो 20 जानवर होने चाहिए। जी जी, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, कौन सी मंडी आप समझते हैं कि सबसे बेस्ट है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मंडी जहाँ से जानवर जो हैं वो खरीदे जा सकते हैं? अप टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें लोगों की डिफरेंट राय हो सकती है, बट मुल्तान की जो मंडी है, दिस इज़ बेस्ट फ्रॉम मी फॉर माई सेल्फ। उसमें आपको 2 से 3 एच मिलते हैं। एक तो आपका पूरा जो साउथ पंजाब के एनिमल हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं पंजाब के अंदर आके, और वहाँ पे आपको मतलब एक ह्यूज नंबर ऑफ एनिमल्स मिलता है। इसके अलावा वहाँ पे आपकी जो मैनेजमेंट है, जिसमें आपकी पर्ची सिस्टम है, बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो कंपैरेटिवली बेहतर हैं बाकी जो दूर दराज की मंडियाँ उनसे। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि जब आप सेंट्रल पंजाब या लाहौर की तरफ जानवर लेके आते हैं तो आपको बाकी मंडियों की निस्बत किराया भी कम पड़ता है। अगर आप भावलपुर की बात करें, यजमान की मंडी की बात करें या किसी और दूर दराज मंडी की बात करें तो दरअसल किस किस्म का जानवर आपके ख्याल में लेना चाहिए? कुछ पॉइंट्स बताएं कि यार ऐसा जानवर लो जो वेट गेन भी करेगा और जिसका स्लॉटर हाउस में रेट भी अच्छा लगेगा। सर, पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट हो रही है इसमें काऊ काफ के अंदर, वो मोस्टली जो एक्सपोर्टर उसको एनिमल को परचेज करता है वो करता है उसकी ब्रीड के हवाले से। वो आपका जो इम्पोर्टेड एनिमल है उसको बिल्कुल मतलब पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि ना हो तो अच्छी बात है। और इसी तरह से जब हम फैटनिंग की बात करते हैं तो हमें प्योर देसी एनिमल जो है उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो हम फिर प्रेफर कर रहे होते हैं जो हमारे पास क्रॉस एनिमल्स हैं देसी के अंदर, जिसमें आपका चोलिस्तानी आ गया, साहिवाल का जो क्रॉस है, ये हमें मतलब वेट गेन के हवाले से भी, और आगे जब उसकी आप वेट गेन देखते हैं डेली बेस के ऊपर उस हवाले से, और आगे जो परचेज कर रहा है एनिमल एंड मतलब एक्सपोर्टर जो है वो भी उस एनिमल को ज़्यादा लाइक करता है। तो ये मतलब उसकी ब्रीड स्पेसिफिक चीज़ें आ गई। अगर बॉडी के हिसाब से देखें कि उसके अंदर कौन सी चीज़ें आपने चेक करनी है एट द टाइम ऑफ परचेज, तो उसका एनिमल का एक फर्स्ट ऑफ ऑल लुक जो है वो आपको पहले बता देगा कि एनिमल हेल्दी है नहीं हेल्दी। उसके अंदर उसका जो झालर है वो आप देख लें कि अगर वो उसकी स्किन लूज है, इट मीन्स कि उसके अंदर वेट
एडजस्ट करने की जगह है। उसके अलावा अगर उसकी आंखें देख लें, उसका बॉडी स्ट्रक्चर देख लें, उसके बीसीएस देखेंगे, बीसीएस कंपैरेटिवली बिल्कुल सूखा ना हो, उसकी पसलियां ना निकली हुई हों, ये चीज़ें चेक कर लें। उसके बाद उसकी प्रॉपर जो उसकी हड्डियां हैं वो अगर डेवलप हो चुकी हैं, बहुत दफ़ा इस तरह से होता है कि जानवर जो है वो गुलाई में होता है और बिल्कुल उसकी जो हाइट है वो कम होती है। अब वो वाला जानवर जो है वो जितना मर्जी उसका आप खिला लें तो वो उस तरह से वेट नहीं करेगा इन कंपैरिजन टू कि अगर आप एनिमल देखें उसकी हाइट ठीक है और कंपैरेटिवली बीसीएस ही बेहतर है, उस एनिमल पे जब आप एफर्ट करेंगे तो वो गुलाई के अंदर जाएगा और हाइट होने की वजह से उसका जो वेट गेन वो बेहतर आएगा। डॉक्टर साहब कितने केजी का जानवर लेना चाहिए फैटनिंग के लिए? सर इसमें दो चीज़ें हैं कि एक जब आप एक्सपोर्टर के पास जाते हैं तो उसके पास दो डिफरेंट क्लासेस हैं। एक माल को वो कहता है दुबई वाला माल, एक माल को वो कहता है कुवैत वाला माल। जो दुबई वाला माल है उसके अंदर उसको कारकेस चाहिए 3 मन का, मतलब 120 केजी का जो स्लॉटर होने के बाद गोश्त है, मतलब कारकेस है, वो उसका वजन निकलना चाहिए। ये है दुबई वाली कैटेगरी। या आप जिंदा वजन 240 किलो कर लें। हाँ, तो 250 केजी आप उसका, हाँ ठीक है। ये है तैयार माल का। और जो कुवैत वाला माल है उसके अंदर उसकी ख्वाहिश होती है कि 4 मन जो है 160 केजी तैयार कारकेस वेट जो है वो होना चाहिए। तो उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, 350 से 350 केजी लाइव वेट होगा तैयार, तो वो मतलब एनिमल जो है वो परचेज करेगा। अब इसको हमने अपने मतलब परचेजिंग के हिसाब से एडजस्ट करना है कि अगर हम 60 दिन से 90 दिन की प्लान कर रहे हैं फैटनिंग, तो उसमें पर डे अगर आपका ऑन एन एवरेज 1 किलो या 1.25 किलो भी वेट गेन आ रहा है तो आपने जो दुबई वाला माल है वो 250 केजी पे परचेज करना है। मतलब 180 का थंब रूल रख लें कि 180 से नीचे कोई ना हो, 180 केजी लाइव वेट जो है। और इसी तरह से जब आप उस पे जाएंगे कुवैत वाले माल के ऊपर तो उसके अंदर भी 60 से 90 दिन का आप एवरेज करके तो ये 250 केजी जो है ये आपका परचेजिंग वेट आ जाएगा। जैसा सेफ क्या है अगर आप करना चाहें फार्मिंग तो आप किधर जाएंगे? या दुबई का माल तैयार करेंगे या कुवैत का? इसमें जो आपको अच्छा रेट मिल रहा होता है वो कुवैत वाले माल का ज़्यादा अच्छा रेट मिलता है और उस एनिमल का जो वेट गेन है पर डे वो बेहतर आता है, क्योंकि जो आपका छोटा माल है वो उस हिसाब से वेट गेन वाली कैटेगरी में नहीं फॉल करता या उसका पर डे वेट गेन कम आता है इन कंपैरिजन टू कुवैत वाले माल के अंदर। वो एनिमल अपना उस लाइफ स्टेज के अंदर होता है कि जब मैक्सिमम उसका वेट गेन आएगा और अल्टीमेटली जो आपका एक्सपोर्टर है वो भी कुवैत वाले माल की प्राइस भी अच्छी देता है और उसको ज़्यादा ख्वाहिश, ज़्यादा मतलब अपील से खरीदता है। डॉक्टर साहब जानवर मंडी से पुट्ठे पे लेना चाहिए या वहाँ पे स्केल लगे होते हैं स्केल पे मेजर करके लेना चाहिए? सर इसमें आप हाइब्रिड अप्रोच यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा मशवरा ये है कि कुछ किसी तजर्बे वाले बंदे को साथ लेके जाएं जिसको अंदाज़ा हो पुट्ठे का भी और जिसको अंदाज़ा हो कंडे का भी। अगर आप अकेले पुट्ठे पे जाते हैं तो बहुत एक्सपर्ट होगा तो वो उसमें कामयाब है, अदरवाइज जो पहली दफ़ा जा रहा है या उसका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है तो पुट्ठे पे वो मार खा जाएगा। सेम उसी कंडे वाली सिचुएशन के अंदर है, क्योंकि कंडे के अंदर 2 नंबर ये होती है कि वहाँ पे वो उसको पानी पिला देते हैं, तेल पिला देते हैं, बेसन खिला देते हैं, जिससे उसका वजन बहुत ज़्यादा मतलब पेट के अंदर सारा वजन होता है। डॉक्टर साहब आपके ख्याल में आज की डेट पे अगर कोई बंदा फार्म गेट पे जानवर ले आए, सारी कॉस्ट डाल के पर्चियाँ शर्चियाँ ट्रांसपोर्टेशन ये वो, तो कितना रुपए पर केजी लाइव वेट में उसको पड़े तो ठीक है? उसमें उसका आज के हिसाब से अगर देखें तो 550 से 600 जो है ना ये मतलब एक आइडियल है। तो यहाँ इतने में परचेज हो जाए आपकी लाइव बॉडी वेट की तो आप ठीक हैं जी, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब फीडिंग के हवाले से मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात ज़रूर मैं करनी चाहूँगा कि ये अगर आप यूट्यूब पे को देखते हो तो बहुत सारे लोग जो फैटरिंग करते हैं वो आलू को बड़ा एडवोकेट करते हैं कि आलू पाओ और कुछ नहीं पाना, आलू सोडा से तूड़ी बस दैट्स इट। वो कहते हैं जो पलाई आलू पे हो जाती है ना वो दुनिया की किसी और चीज़ पे, ना साइलेज पे, ना वनडे पे और किसी पे नहीं होती। आप चूँकि करते रहे हैं इसको, आपके ख्याल में किस तरह से करनी चाहिए? आलू वाला मसला ठीक है या इसको कंबाइंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर जब हम फीडिंग की बात करते हैं तो उसमें फीडिंग के अंदर 3 डिफरेंट हमारी न्यूट्रिशन के सेगमेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन है और एक फैट है। तो जो आलू है बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर टोटली मतलब अप टू 90% स्टार्च है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। अब उसको जब हम अपनी फीडिंग पैटर्न के अंदर इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पे आप उसको एक पोर्शन तो ऐड कर सकते हैं एट द स्टेज ऑफ ग्रोइंग। मतलब हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं फैटनिंग को। सबसे पहले तो उसकी प्रिपरेशन है, जब एनिमल आएगा तो उसको आपने डिवर्मिंग करनी है, उसका गुड टेम्परेचर है, उसको आपने एनसीड वगैरह देना है। वो सारी चीज़ करने के बाद आप उसको ग्रोइंग स्टेज के अंदर ले आते हैं कि जब उसका एनिमल को आपने अडॉप्ट करना है अपनी फीडिंग पैटर्न के ऊपर। और इसके बाद एक इसका फिनिशर पीरियड आता है। फिनिशर के अंदर आप उस एनिमल को तैयार कर रहे होते हैं स्लॉटरिंग के लिए, फाइनल जो आखिरी 15 से 20 दिन जो है।
अब ग्रोइंग स्टेज के अंदर तो आप उसको स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को, आलू को बेसिकली उसके फीडिंग पैटर्न में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ एहतियातें हैं कि आप जब आलू यूज़ करते हैं तो मोस्टली चोकिंग का इशू आता है, गले में फंस जाता है। जानवर खाता है तो उसके गले में फंस जाता है, वो निकलता नहीं है और एनिमल एक्सपायर हो जाता है उसके अंदर। तो उसमें आपने ये करना है कि उस आलू को हमेशा छोटा काट के दें, इतना छोटा काटें कि उसके गले में कभी ना फंसे। अगर वो जो छोटा जो आलू आता है डॉक्टर साहब, उसमें भी इशू आता है? जी जी, आलू दो मतलब छोटा हो बड़ा उसमें इशू आता है, छोटा भी है तो उसको भी काट के दें। ठीक है। या बात लोग ये करते हैं डॉक्टर साहब, मैंने एक फार्म पे देखा था, मैं जी, डिस्कस जी। कर देता हूँ कि उन्होंने आलू रखे एक लाइन के अंदर, जी जी, और उन आलू के ऊपर उन्होंने ट्रैक्टर चला दिया, उसकी वो प्रेस हो गया। आलू सारे प्रेस हो गए, उसके हाँ जी। बाद उन्होंने जानवरों को खिलाए हैं। ये कैसा है? ठीक है, मतलब सही हर है किसी ना? की अपनी रूटीन है, हाँ, वो अपने क्योंकि हिसाब से मैनेज अगर कर रहा मिसाल के तौर पे अगर आपने 200 का फ्लॉग डाला हुआ था तो 2 आलू कटन बैग फिर से कम हो गया। ठीक है ना जी? आपको 10-15 वाला तो कर लेगा, है। हाँ जी, लेकिन जिसने ज्यादा जानवर रखे हैं तो फिर वो ये टेक्निक अडॉप्ट कर सकता है कि उसको हाँ जी। रखे आलू को लाइन में, ऊपर ट्रैक्टर का टायर चला दे और फिर बाद में उनको जो है जानवरों को फीड कर दे। मैंने एक फार्म पे ये प्रैक्टिस मैंने देखी थी। और सही है। दूसरा इसमें ये आता है कि जब आप एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट दे रहे होते हैं तो एसिडोसिस का इश्यू जो आ सकता है, तो उसके अंदर फिर आप जो मीठा सोडा है उसकी डोज इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। और जब फिनिशिंग पे जाएंगे, जो आखिरी 15 से 20 दिन है, तो वहाँ पे आलू उस तरह से परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे हमें उस एनिमल को उसकी मार्बलिंग के लिए उसकी जो ओवरऑल फैट है उसको इम्प्रूव करना होता है, तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करता, वहाँ पे हमें स्पेसिफिक फैट का सोर्स कोई ऐड करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में इस वक्त मिनिमम कितना प्रॉफिट आप ले सकते हैं और मैक्सिमम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं? रेंज क्या है एक जानवर के पीछे? एक जानवर की अगर आप बात करें तो इट्स अबाउट के आप 25,000 आपका सेट टारगेट होना चाहिए ठीक है। कि आप 25,000 रुपया जो है एक एनिमल के अंदर बचाएं, उसकी सारी जो एक्सरसाइज करने के बाद परचेजिंग से लेके टिल सेल तक। ठीक है। बट इसमें अचीवेबल जो है नॉर्मली जो लोग अचीव कर रहे हैं, इट्स अबाउट मतलब 50% तो आप लोग इजीली अचीव कर लेते हैं। अब 50% का मतलब ये 12 से 13,000 रुपया ये आसानी से आप बचा सकते हैं। ठीक है। अब इसको जितना आप प्रिसाइज करते जाएंगे, जितना इसको एफिशिएंट करते जाएंगे, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज होता जाएगा। मतलब जितना मिसाल के तौर पे आपकी परचेज अच्छी है, हाँ जी, मिसाल के तौर पे आपकी डाइट अपनी है, आप खुद बनाते हो साइलेज मार्केट से, पर मैंने ऐसे ऐसे शहजादे भी देखे हैं जो फैटिंग कर रहे हैं मार्केट से साइलेज खरीद के, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं डॉक्टर साहब। ठीक है जी। अब वो डेफिनेटली उनकी कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उनको फिर जो प्रॉफिट मार्जिन है उनके कम हो जाएंगे। ठीक है ना जी? तो मेरे ये डॉक्टर साहब करीब 15,000 लगाने एवरेज, जी जी, ये 15,000। 15,000 जो है आपकी एक जानवर के पीछे प्रॉफिट आपका जो है वो आपको आना चाहिए। डॉक्टर साहब कुछ लोग नुकसान भी कर लेते हैं, क्यों करते हैं? सर उसमें 2 से 3 स्टेप्स हैं जिनके ऊपर आपको वो कहते हैं ना, नुकसान हो सकता है। हाँ, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स है जिनको आपने सीसीपी चेक करना है कि यहाँ पे अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो इट मीन्स फंस जाएंगे। वो आप लीथल गलती कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी परचेजिंग है, परचेजिंग आप जितनी अच्छी करेंगे, जितना उसको मतलब प्रिसाइज कर लेंगे और वो एनिमल की सिलेक्शन करेंगे जो आपका वेट गेन दे। हाँ, दो चीजें ना, एक तो आपको वेट गेन दे, दूसरा जो डॉक्टर साहब ने बताया कि फार्म गेट पे आपको 600 रुपया पर केजी कॉस्ट करे। हाँ जी, ये ना हो परचेजिंग कर लें और आप वेट करें, बाद में हिसाब लगाएं तो पता लगे 750 में परचेजिंग कर लें, हाँ जी। तो फिर वो खर्चा जो है ना जो आप ज्यादा कर रहे हैं वो नहीं पूरा होगा, जो मर्जी कर लें। ठीक है ना जी? ठीक हो गया। और इसमें इसी तरह से दूसरा जो है फीडिंग जो पैटर्न आप शामिल कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपने ये चीज़ें देखनी है कि आपका एनिमल की रिक्वायरमेंट जो है जी उसमें ड्राई मैटर पूरा हो रहा हो, जी। उसकी प्रोटीन पूरी हो रही हो, उसकी एनर्जी उसको प्रॉपर मिल मतलब रही है। खुराक सही होनी हाँ, चाहिए। खुराक सही होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली आपको बहुत सारे मशवरे देने वाले मिल जाएंगे, तो वो आपको ऐसे ऐसे मशवरे देंगे जिसमें आपका अल्टीमेटली पता लॉस चलेगा होगा। 60 दिन के बाद बेड़ा गर्क हो देखिए गया। भाई, मैं एक ना अक्सर ये बात करता होता हूँ कि जब मशवरा लें तो देख लिया करें आप मशवरा ले किससे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी अवाम जो है ना, वो इस्लाम के बारे में भी कोई मसला हो ना कि तलाक एक दे तो होंदियां ने या 3 दे तो होंदियां ने, तो इसी आपस में डिस्कस कर रहे होंगे, हालांकि ना इस्लाम का नॉलेज उसको है ना मुझे। ठीक है जी? हमने कोई भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ डिस्कस करनी हो तो हम खुद मुफ्ती बन जाते हैं। अगर हमें किसी मेदे का किसी बंदे को मसला हो, या किसी का सर दुख रहा हो, या किसी को गुर्दे का मसला हो, तो फिर भी हमने खुद ही दवाई डिवाइस कर देनी कि यार तू इंज कर ला, तेंज कर ला, तेंज कर ला। तो हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा जिस काम का एक्सपर्ट है उससे ही राय लेनी चाहिए। अगर मेरे मैदे में मसला है तो मुझे किसी जनरल फिजिशियन के पास जाना है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना है जो इस चीज़ को डील करता है। तो आपसे मशवरा ये है कि जब भी किसी से मशवरा लें पहले देख लें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली किसी बंदे ने बकरी तक नहीं रखी होती है और वो मसले दे रहा होता है जनाब वलैती गाइयों के कि इनू इंज कर लो, तो इनू इंज कर लो। देखें, हमारा एक अलमिया है, इस कौम का एक अलमिया है। हमारे यहाँ 2 तरह के लोग पाए जाते हैं पाकिस्तान में। एक वो लोग हैं
जो अगर आप उनसे कोई बात पूछेंगे और उनके इल्म में नहीं है तो वो कहेंगे सॉरी सर मेरे इल्म में नहीं है। ऐसे लोग ना बहुत कम हैं, बहुत थोड़े हैं। 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे कुछ भी पूछो जवाब लाजमी मिलेगा। कुछ भी पूछ लो आप, कुछ भी पूछ लो। शादी के मसाइल भी पूछेंगे ना, हालांकि उनकी अपनी जाती शादी नहीं हुई होती, बताएंगे आपको कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, हर चीज़ समझाएंगे आपको। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारा मसला है और हम इस चीज़ में यहाँ पे जो ना गोरा वो हमसे बहुत आगे है। अगर आप यूरोप में चले जाएं तो मुझे याद है मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था तो उसमें एक गोरा बाहर से ना न्यूट्रिशन पे बात करने आया हुआ था। तो हमारे साथ कॉर्पोरेट डेयरीज के बहुत सारे मैनेजर्स बैठे हुए थे। अब वो सारे के सारे जो थे ना वो जुड़ गए, गोरे को सवाल करने बैठ गए। आप बिलीव करें 90% सवालों के जवाब में गोरे ने कहा सॉरी आई डोंट नो। वो सीधा कहा कि भाई मुझे नहीं पता, मैं इस पे सर्च कर लूंगा, इस पे वर्क कर लूंगा। उसने 90% जवाबों सवालात के जवाब नहीं दिए और उसको किसी किस्म की वो होता है ना शर्मिंदगी या नहीं था। उसने कहा यार जो चीज़ मेरा डोमेन ही नहीं है तो मैं आपको कैसे बता दूं। हमारे यहाँ मसला ये है कि कुछ भी पूछो तो हमें जवाब मिलना चाहिए या अगला बंदा समझता है जवाब मैंने देना ही देना है। तो यार ये ना करें। जो बंदे फार्मिंग कर रहे हैं या तो उनसे मशवरा लें या अपने इलाके में वो डॉक्टर्स जो उस काम से जिनका ताल्लुक है। या मैं क्लियर कर दूं, देखिए मैं प्रैक्टिस नहीं करता। मैं अगर आपको बंदा मुझसे पूछता है ना डॉक्टर के या मैंने प्रैक्टिस करनी मुझे टिप्स दो, तो मैं उसे कहता हूं कि आपके इलाके में जो बंदा प्रैक्टिस करता है ना वो मेरे से बेहतर टिप्स दे देगा आपको। मैं डेयरी फार्म का बंदा हूँ। अगर आपने डेयरी फार्म के हवाले से मेरे से बात कर रही है तो मैं आपको जरूर गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह डॉक्टर्स जो हैं जो डेयरी फार्म पे काम करते हैं उनका एक्सपीरियंस, उनका मैनेजमेंट का तजर्बा डिफरेंट है एज कंपेयर टू वो डॉक्टर्स जिनका फील्ड में प्रैक्टिस का तजर्बा है। तो कहते हैं ना जेदा राह पे जाने पे वाह पे जाने, जिसने काम किया वही बेहतर अंदाज से जो है आपको गाइड कर सकता है। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी, मेहरबानी। जो उस फील्ड का बंदा है, जो उस फील्ड में तजर्बा रखता है, उसी से बात करें। वो मुझे बहुत कहते हैं गोड फार्मिंग पे बात करें, या मुझे पता ही नहीं गोड फार्मिंग में। मैं आपके यूट्यूब पे आके बड़ा साइंसदान बन चुके जी, गोड फार्मिंग में ये कर दें वो कर दें, फलानी बकरी ले आए इतने बच्चे ले लें, हाला ला 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 कर देती। गलत है यार। किसी चीज़ के बारे में मैं समझता हूँ कि मशवरा की मानत है। अगर आप सही देते हैं तो ये सदका जारी है। अगर आप किसी को फंसा देते हैं तो बाद में यार कि कितना वबाल आपके ऊपर आएगा ये आपको सोचने की जरूरत है। ठीक हो गया। तीसरा जो उसमें क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है वो आपका सेलिंग का है। जब आप जानवर तैयार कर लेते हैं आपने सेल कहाँ पे करना है। हाँ। इसमें 3 सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले आपकी लोकल मार्केट है। लोकल मार्केट के अंदर आपको कोई दूसरा फार्म वाला परचेज करेगा जिसने कुर्बानी के लिए एनिमल रखने हैं, या आपसे कसाई परचेज करेगा। ये लोकल मार्केट आ गई। इसमें एक सेगमेंट है सुपर मार्केट का। सुपर मार्केट हम कहते हैं लाइक आपकी जो मेट्रो है, कारेफोर है, इम्तियाज है, चेजअप है, और आपके शहर के अंदर जो बड़े जनरल स्टोर्स हैं। और इसके अलावा जो सेगमेंट है वो आपका एक्सपोर्टर का है, प्रोसेसर्स का है। तो अब जो आपका सबसे पहले कसाई है वो तो आपको कभी कमाई दे के नहीं जाएगा, ये आप अंडरस्टूड कर लें। वो बेशक आपका सका भाई क्यों नहीं है तो वो नहीं कमाई देगा जो कसाई है। और इसके बाद जो रह गया आपका दूसरे फार्म वाला, वहाँ पे भी मोस्टली चांसेस ऐसे होते हैं कि वो आपको अच्छी पेमेंट नहीं देते। अब जो आपका सुपरमार्केट वाला सेगमेंट है वहाँ पे खपत इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपका पूरे का पूरा फार्म उठाएं और उठा के एक दफ़ा प्रोसेस करके वो सेल कर दें। वहाँ पे उनको डेली 2, 3, 4 एनिमल चाहिए और उनकी ऑलरेडी एक सप्लाई चेन सेट होती है। अगर आप उसमें किसी रेफरेंस के साथ इंक्लूड हो जाएं जो ऑलरेडी दे रहा है तो उसके माल दे दें आहिस्ता आहिस्ता करके, तो वो पॉसिबिलिटी है। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन जो बचता है वो एक्सपोर्टर का बचता है। एक्सपोर्टर को पेमेंट आ रही है डॉलर्स के अंदर और उसने मतलब जो माल देना है वो भी बाहर गल्फ के अंदर मोस्टली सप्लाई करना है। तो एक्सपोर्टर जो है वो आपको अच्छी पेमेंट देगा और वहाँ पे आपको कमाई मिलेगी, आपको मतलब प्रॉफिट आपकी जेब में आएगा। बहुत सारे है आपके स्लॉटर हाउसेज हैं, आपके ख्याल में सबसे अच्छा कौन सा है सर जहाँ पे आप जिसका एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत अच्छा रहा है? सर मैं अपना तजर्बा नहीं शेयर करूंगा, मैं अब ये कहूँगा जहाँ पे आपकी पीआर अच्छी है और जहाँ पे वो आपको ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं वो स्टार्टर हाउस आपके लिए अच्छा है। इसके लिए जो हम आप मतलब ऑडियंस की लिए कर सकते हैं वो ये है कि हम एक लिस्ट आपको दे देंगे जिसके अंदर पाकिस्तान के अनलिस्टेड एक्सपोर्टर्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट को 20-25 लोग जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जिनकी अच्छी रिप्यूट है मार्केट में, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनके एड्रेस वगैरह आपके साथ शेयर कर देंगे। अपॉन मतलब अपनी बिल के ऊपर आप उनके साथ रब्ता करके तो अपनी सेटिंग बना के तो उनको आप माल दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि वो यकदम स्किप हो गया। बहुत सारे सवाल थे, मैंने कोशिश तो की है कि बहुत सारी चीज़ों को मैं जो है कवर कर दूं। हाँ डॉक्टर साहब, कितना एवरेज वेट होना चाहिए डेली का आपके ख्याल में? अगर कोई बंदा फार्मिंग कर रहा है तो कितना वेट वो डेली का उसको लेना चाहिए? उसमें थंब रूल जो हम करते हैं वो ये है कि 1200 ग्राम जो है वो आपका डेली वेट गेन एवरेज जो है वो आना चाहिए
विद फैटनिंग, जो आप स्पेसिफिकली फैटनिंग के लिए सेटअप बना के अगर बैठे हुए हैं। 15-15 दिन पे वेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दो जानवर हैं या 4 जानवर हैं जो आपने पहले स्केल पे देखा तो वो वेट गेन नहीं कर रहे, और दूसरे स्केल पे महीने बाद चेक करते हैं तब भी आप देखते हैं कि ये वेट गेन नहीं कर रहे, तो ऐसे जानवरों को क्या चलाना चाहिए 3 माह या फिर इनको बीच में से निकाल देना चाहिए? उसमें जो हम मतलब अप्रोच यूज़ करते हैं वो ये है कि आप उनकी अलग-अलग ग्रुपिंग कर देते हैं। जो एनिमल आपकी अच्छी मतलब डेली वेट गेन में है 1300 ग्राम 1400 ग्राम के अंदर अप टू मतलब 1000 तक, उनको आप सेपरेट ग्रुप में सेपरेट कर लेते हैं। जो एनिमल बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, 500 600 700 ग्राम तक कर रहे हैं, उनको आप सेपरेट कर लेते हैं। उनका फिर आप फीडिंग पैटर्न चेंज करते हैं। फीडिंग पैटर्न चेंज करने के साथ उनको आइडेंटिफाई करते हैं कोई ऐसा इशू, उनकी डिवर्मिंग पेंडिंग है, किसी एनिमल को टेम्परेचर हो रहा है, वो चीज़ आप आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं। अब वो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप दोबारा एक दफ़ा उनको फीडिंग पैटर्न के साथ, नए फीडिंग पैटर्न के साथ चेक करेंगे। 2 हफ्ते के लिए उनको आप चेंज करेंगे। अगर तो उनमें से सारे एनिमल रिस्पॉन्ड कर दें या मैक्सिमम एनिमल रिस्पॉन्ड कर दें, इट मीन्स के अब वो आपके एनिमल चलने के काबिल हैं बाकी ग्रुप के साथ। अगर वो बिल्कुल नहीं करते, इट मीन्स कि आपके जो सेटअप है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें आ गई, या तो आपने एनिमल से परचेज नहीं किए या आपका फीडिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं है, तो इस चीज़ को आप ग्रुपिंग बना के सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि असल इशू कहाँ पे है। डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम आती है, लोग कहते हैं कि हमने बच्चे इकट्ठे कर लिए हैं। अब वो बच्चे जो उनके इकट्ठे रखे होते हैं तो वो जनाब खुराक में इतना ज़हन नहीं लगाते जितना एक दूसरे पर चढ़ने में ज़हन लगाते हैं। अब ये प्रॉब्लम भी कई लोग कहते हैं कि यार बच्चा जड़ा है, क्योंकि सारे बच्चे इकट्ठे हैं, जवान होते हैं, तो वो जनाब फुल गरम प्रोग्राम जनाब, तो वो उनका एक ही काम होता है कि एक दूसरे को ला दिए बस। तो इस सिलसिले में क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? कई लोगों का मुझे राब्ता करते हैं कई लोग कि यार ये हमारे बच्चे हमने रखे हैं, वो खाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और वो कहते हैं इस तरह एक दूसरे पे चढ़ते रहते हैं, तो वो क्या वेट गेन करेंगे, वो तो एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं अपनी। सर मोस्टली तो ये होता है जो फैटनिंग के लिए आप एनिमल ले रहे होते हैं वो खस्सी होते हैं, ठीक है, या उनको उन्होंने ऑलरेडी मतलब वेन उनकी कट की होती है जिस वजह से उनका वेट गेन बेहतर आ रहा होता है। अब कुछ एनिमल जो उन्होंने खस्सी नहीं किया आपके फार्म के ऊपर हैं, तो उनका बेहतर ये है कि आप उनको सेपरेट कर लें। सेपरेट करके उनको अगर 2 4 5 हैं तो उनको आप सेपरेट ग्रुप बना दें, वो आपस में लगे रहें, बाकी एनिमल्स को डिस्टर्ब ना करें। और तीसरी हम जो अप्रोच यूज़ करते हैं वो ये है कि उनकी जो फीड के अंदर एनर्जी लेवल है या ऐसा मतलब सेटिंग करते हैं कि उनकी जो लिबिडो कम हो जाए। लिबिडो कम हो जाए। सही है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब कुर्बानी का अगर आपके पास पैसे हों डॉक्टर साहब, कुर्बानी की तरफ जाएंगे या फैटनिंग की तरफ जाएंगे? सर दोनों कामयाब हैं, कुर्बानी भी कामयाब है और फैटनिंग भी कामयाब है। ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ? ज़्यादा प्रॉफिट कुर्बानी के अंदर है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रीमियम मिल रहा होता है। कुर्बानी में आपके ख्याल में जानवर मंडी में जाके सेल करना है या व्यापारी को देना चाहिए? सर मेरे नज़दीक दोनों कामयाब नहीं है। ठीक है। ना आप मंडी में लेके जाएं ना व्यापारी को दें। ठीक है। आप अपना जानवर तैयार करें, जानवर तैयार करने के बाद अपने जो रेफरेंस के लोग हैं, अपने सोशल मीडिया जो है, अपने जो व्हाट्सएप स्टेटस हैं, वहाँ पे एनिमल सेल करें। जो आपको जानते हैं लोग, वो आपकी रिप्यूट की बेस के ऊपर आपसे एनिमल परचेज करेंगे। फार्म पे ही रहें। आपके फार्म मैं बात करता हूँ कि आपने अपनी मार्केटिंग करनी है, अपना कोई रेट तय कर दें कि यार ये हमारा पर केजी रेट है, तो आए कंडे पे जानवर खड़ा करें, आप पसंद करें, जो पैसे बनते हैं हमें दें, कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई अपना पंगा नहीं, तो जो पैसे आपके बनते हैं वो आपकी जेब में आ जाते हैं। ऐसा कोई चीज़ ऐसी जो मैं पूछना भूल गया हूँ? इसमें अभी जो कुर्बानी की डिस्कशन हो रही थी, मोस्टली जो लोग फैटनिंग का काम कर रहे होते हैं उसमें उनकी एक प्रैक्टिस है नॉर्मल कि वो एनिमल परचेज करते हैं, हर फ्लॉक के अंदर 1 2 3 एनिमल उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा वेट गेन कर रहे हैं, या उनको रोक लेते हैं। उनको रोक लेते हैं। अब जब 1 साल की एक्सरसाइज करते हैं, उनके पास एक ग्रुप तैयार हो जाता है कुर्बानी के एनिमल्स का। उसमें को 10 एनिमल 15 एनिमल उनको फील हो रहा है कि ये बहुत अच्छे हैं, वो धोंदे भी हो जाएंगे और कुर्बानी पे लग भी जाएंगे। अब जब कुर्बानी आती है तो वो उन एनिमल्स को स्पेशली अपने फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर वो पर केजी के हिसाब से पोस्ट कर देते हैं कि ऑलमोस्ट आप पर केजी, हर बंदे का अपना ज़हन होता है कि मेरी इतनी कॉस्ट है, मैं इतनी में सेल करना है, तो 700-800 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर उसको वेट पहले कंडे पे करेंगे आप, उसमें तो प्रैक्टिस ये है कि आप कंडे के ऊपर वेट करें, कंडे के ऊपर वेट करके अपने एनिमल की सेल प्राइस निकालें कि मुझे इतने में बारीक आता है, और वो आप पर केजी उसका रेट अनाउंस कर दें। जब आपको पता है कि आपका एनिमल 2 लाख रुपए का है और आप मिसाल के तौर पे उसका वेट जो है वो है जी 400 केजी, ठीक है, तो अब इसको आप देखें तो पर केजी आपके पास प्राइस आ जाएगी, मतलब 500 रुपये उसका बनता है ऑलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं जितना भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, साथ तो बड़ा इज्जत ही होगा। हाँ तो आपने वो जो सेल प्राइस है वो अनाउंस कर देनी है। उस सेल प्राइस के ऊपर हर बंदा कॉन्फिडेंट होता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, धोखा नहीं होगा मेरे साथ। और जब आपसे वेट पूछेगा तो वेट आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेरे इस टैग नंबर का इतना वेट है
और इतनी इसकी प्राइस है। तो इस पैटर्न के ऊपर अगर आप सेल करेंगे एनिमल तो आपकी जल्दी सेल होंगी और ज़्यादा मतलब उसको लोग कॉन्फिडेंस के साथ लेके जाएंगे। इन कंपैरिजन कि आप सिर्फ एनिमल लगा दें और उसको कहें भाई आके देख लो और मुझे उसके वेट का भी अंदाजा नहीं है, तो मेरा बहस करो आगे। हाँ जी, और फिर बहस करो तो वो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया जी आपका डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने मेरा ख्याल है कि फैटनिंग के हवाले से बहुत जो है इंफॉर्मेटिव सेशन कर दिया आप लोगों के लिए। मेरा ख्याल है जो फैटनिंग करना चाहते हैं, मज़ीद भी कोई सवाल हुआ तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। डॉक्टर साहब से उम्मीद करते हैं कि नीचे कमेंट सेक्शन में डॉक्टर साहब रिप्लाई कर देंगे आपको। ऐसे होते तो काफ़ी मसरूफ़ हैं। तो आज के लिए इतना ही, सेशन काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन चूँकि डॉक्टर साहब ने मेरे बार बार काबू नहीं आना तो मैंने इनको बैठा लिया और मैंने कहा यार ये कटी कटा तो निकालना चाहिए आज। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। You're welcome। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।